हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी यूट्यूब चैनल और एग्जाम बी के बैंक बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, हम यहाँ पे एक यूट्यूब सीरीज शुरू कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर हो, जीए हो, कंप्यूटर हो, जो एक आपका इंपॉर्टेंट पिलर्स होता है किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम में। तो उन पर्टिकुलर हर एक चीज को फ्रॉम द स्क्रैच टू अ हाई लेवल चीजें अगर सीखनी है तो डेफिनेटली आप इस यूट्यूब चैनल एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम बी के बैंक बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट आपको हमेशा मिलती रहे और हर एक बेसिक कंसेप्ट को आप यही यूट्यूब सेशन पे क्या कर सको, सीख सको। और यही नहीं, हम हर वीक आपके साथ हर एक दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ आएंगे, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे लाइव, जहां आप जरूर जुड़ना और अपने साथियों को भी बोलना जुड़ने को, ताकि एक जो अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो आपके रेलेवेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, जो कि आपके अपकमिंग बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में हमेशा आपको हेल्प करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो आप भी आके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के साथ अपने बेसिक कंसेप्ट को समझो, और जो भी डाउट है वो डेफिनेटली आपके इस सेशंस में क्लियर होंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ प्लान है, ये कुछ हमारा प्लान है, जहां पे आप कुछ 30 एमसीक्यूज, कुछ सेशन में 15 एमसीक्यूज डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स। वी आर गोइंग टू बी लाइव एट 9 PM। ठीक है ना? तो ये डेट याद रख लीजिए, इस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग रात के 9 बजे हर दिन हर सब्जेक्ट के साथ आपके पास लाइव होने वाले हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलरली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई हमारी किसकी, बैंक बी पे, जो हमने एक प्लान सीरीज करके चालू करा है यूट्यूब पे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज पहला वीडियो मैं आपको लेके आया हूं रीजनिंग से रिलेटेड। मैं विशाल पांडे, इस सेशन में हम लोग इन बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा, आपको इनइक्वालिटी का फ्रॉम बेसिक्स से लेके आपको जो भी एक हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो भी एक इंपॉर्टेंट या बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम आज क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की। तो बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है भाई? देखिए, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी में किसी चीज में इनइक्वालिटी या जो भी इक्वालिटी है वो कब होगी? वो तब होती है जब आपको कोई चीज का कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपैरिजन आप जब दो चीजों का करते हो या दो से ज्यादा चीजों का करते हो, तब आपका कोई भी वहां पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो भी चीजें बननी है वो तभी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे बेसिक जो चीज है वो क्या होना चाहिए हमारे पास? मोर देन टू एलिमेंट्स होने चाहिए, जिन्हें हम आपस में क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। ठीक है ना? कभी एक चीज में तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है, तो वो जब चीज आप कर ही नहीं पाओगे कंपेयर, तो उसमें ना आप ये बता पाओगे कि इसमें ये इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन है, क्या है, ये चीजें हमें पता ही नहीं चलेंगी। ठीक है, तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या हो गई हमारे लिए? सबसे बेसिक कंडीशन क्या हो गई? सबसे बेसिक कंडीशन हो गई हमारे लिए कि वी नीड टू एलिमेंट्स टू कंपेयर। ठीक है ना? कंपैरिजन के लिए हमें दो एलिमेंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो एलिमेंट्स। अब देखो, जब दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर करोगे, ठीक है ना, आप जब दो एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो क्या होगा? दो एलिमेंट्स जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा होगा या दूसरे से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। क्या? सपोज हम किसी दो आदमी का वेट क्या कर रहे हैं, मेजर किया। ठीक है ना? लेट्स से एक आदमी का नाम P है और दूसरे आदमी का नाम Q है। ठीक है ना? पहले आदमी का नाम क्या है? P है, इसका वेट हमने मेजर किया, और एक आदमी Q है जिसका हमने वेट को मेजर किया। ठीक है ना? ये दो चीजों को, दो एलिमेंट्स को हमने क्वांटिटी को मेजर किया, तो इसमें क्या हो सकता है? P आपका
Q से ग्रेटर हो सकता है, P आपका Q से लेस देन हो सकता है, या P आपके Q के बराबर हो सकता है। ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अब देखो, अगर ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, अगर ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम बोल सकते हैं पहले केस में कि P जो है वो Q से क्या है, ज्यादा है। P का वेट Q से ज्यादा है। यहां पे कोई क्वेश्चन मार्क तो आ नहीं रहा है आपका कि P Q से ज्यादा है कि नहीं है। हम डेफिनेटली ये चीज कह दे रहे हैं कि P जो है वो Q से ज्यादा है, ठीक है ना, P Q से ज्यादा है, ये एक डेफिनेट रिलेशन बन रहा है। सिमिलरली सेकंड में भी आप देखोगे तो P की जो कंडीशन बोली जा रही है, P जो है वो Q से छोटा है, छोटा कह लो, हाइट के अगर कहते, वेट की हम बात कर रहे हैं तो P का वेट क्या है, Q से कम है। सिमिलरली थर्ड केस में अगर आप बात करो तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, P का वेट Q के बराबर हो रहा है। अच्छा देखो, जब हमने ज्यादा की बात की थी या जब कम की बात करी या जब लेस देन की बात करी, तो क्या इसमें कहीं भी कोई डाउट था कि हाँ ये चीज नहीं होगी? ये हमेशा क्लैरिटी थी कि P का वेट पहले केस में ज्यादा है, सेकंड केस में P का वेट कम है, और थर्ड केस में P का वेट Q के बराबर है। तो इसीलिए जब भी आप इन तीन कंडीशंस को देखोगे तो यू कैन इन्फेयर या यू कैन कंक्लूड अ डेफिनेट डिसीजन ऑन दिस। इसीलिए इसी को हम क्या कह देते हैं, डेफिनेट। इसे हम क्या कह देते हैं, डेफिनेट इनइक्वालिटी। क्या कह देते हैं हम इसको, डेफिनेट इनइक्वालिटी कह देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट तीन कंडीशंस पे। अब देखो, ये तो हमारे पास डेफिनेट हो गए, लेकिन जब हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं तो हमारा P का वेट जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू Q है। फिफ्थ केस की हम जो बात करें तो P का वेट ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, और सिक्स्थ की बात करें तो P का वेट नॉट इक्वल टू Q है, ठीक है ना। अब अगर हम फोर्थ केस कंडीशन लेते हैं या फोर्थ केस लेते हैं तो क्या हो जाता है, फोर्थ केस में यू आर नॉट श्योर। यहां पे क्या होगा, दो चीजें आप इन्फर कर सकते हो। क्या क्या दो चीजें आप इन्फर कर सकते हो, एक तो P का वेट लेस देन Q है, और एक P का वेट Q के बराबर है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कौन सा केस होने वाला है, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। हम 100% श्योर नहीं है कि इन दोनों केस में से कौन सा केस होने वाला है P का, जिसमें वो Q से छोटा होगा, या P का वेट Q से कम होगा, या P का वेट Q के बराबर होगा। ये चीज यहां से हम इन्फर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली आप इसकी बात करेंगे तो इसमें भी दो केस आ रहा है आपका, जिसमें P का वेट Q से ज्यादा है या P का वेट Q के बराबर है। P का वेट Q से ज्यादा है या P का वेट Q के बराबर है। तो सिमिलरली आप फिफ्थ कंडीशन में भी अगर देखो तो दो कंडीशन अराइज हो रही है, और कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है या कौन सा कंक्लूजन 100% श्योर है, वी कैन नॉट से दैट, हम उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। इसलिए ये भी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक श्योर कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सिक्स्थ कंडीशन की बात करें, P नॉट इक्वल टू Q, तो इसमें क्या भाई रिलेशन निकलने वाला है, इसमें देखिए दो रिलेशन ये निकलने वाले हैं कि P इज लेस देन Q या P Q के बराबर है, ठीक है ना। P या तो Q से हल्का है यानी कि उसका वेट कम है, या तो P Q के वेट से ज्यादा है, लेकिन क्या नहीं है, P Q के बराबर नहीं है। P का वेट Q के वेट के बराबर कभी नहीं होगा एज पर द सिक्स्थ कंडीशन। इसी तरह हम फोर्थ कंडीशन की अगर बात करते हैं तो इसमें P का वेट Q से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा या बराबर होगा। ये दो कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, बट कौन सी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती इसमें, कि P कभी भी Q से ज्यादा नहीं होने वाला है। P कभी भी Q से ज्यादा नहीं होने वाला है। और इसी तरह फिफ्थ कंडीशन अगर आप देखो तो इसमें भी क्या होगा, P का वेट Q से कभी भी कम नहीं होने वाला है। और सिक्स कंडीशन देखोगे तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि P का जो वेट है वो कभी भी Q के बराबर नहीं होने वाला है। तो इसमें आप कोई भी कंक्लूजन जो है, आप इसमें कोई भी कंक्लूजन डायरेक्टली या श्योरिटी के साथ क्या कर रहे हो, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट को या कोई भी एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो।
इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, इनडेफिनिट इनइक्वालिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको, इनडेफिनिट इनइक्वालिटी कह देते हैं। ये चीज क्लियर, इसे हम क्या कह दिए, इनडेफिनिट इनइक्वालिटी कह दिए। तो ये कुछ 6 सेट ऑफ कंडीशंस आपकी बनती है जिसमें आप इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ अपनी इनइक्वालिटी की सारी चीजें सॉल्व करते हो। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? ठीक है, चलिए अब इन सारे 6 सेट के साथ मिला के हम क्या करते हैं, अभी तक हमने 2 एलिमेंट को कंपेयर किया है, हमने अभी तक केवल 2 एलिमेंट को कंपेयर किया है। अब इस आगे चलते हैं हम 3 एलिमेंट्स के साथ, हम एक पूरा प्रॉपर जो अपने कॉम्बिनेशन बनेंगे इन सारे 6 कंडीशंस के साथ, उनको नोटिस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आने वाले केसेस होंगे, ठीक है ना। एक जो नॉर्मल केसेस है कि हाँ भाई ये हमारे कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन दिए हैं, इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। और एक केस जो होता है जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत करता है वो है आइदर और का केस। तो हम वो भी केस देखेंगे और उस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, उस केस को कैसे पहचाना जाए, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट है, क्या क्या 3 एलिमेंट है, P, Q और R। ठीक है ना, अब ये P, Q, R कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको एज्यूम करना है आप इसको एज्यूम कर सकते हो, वेट, हाइट, जो भी आपको करना है। किसी गाड़ी इसको 3 को, अब मान लो गाड़ी है ये 3 कोई कार है, 3 कोई व्हीकल है जिनकी स्पीड है, तो ये सारी तीनों कंडीशंस क्या कर सकते हो आप अपने को मान सकते हो और उस बेसिस पे क्या कर सकते हो आप ये चीज पता कर सकते हो कि हम जो आगे 6 मतलब जो भी केसेस बनने वाले हैं, आपके 14 केसेस बनने वाले हैं, वो सारे 14 केसेस को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहला केस देखते हैं। पहला केस है आपका P ग्रेटर देन Q और ग्रेटर देन R। क्या है, P ग्रेटर देन Q और P ग्रेटर देन R है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो गया P लेस देन Q और लेस देन R है। ठीक, ये एक केस और हो गया आपका। ठीक है, फिर एक केस आप ये ले लो कि P ग्रेटर देन Q और इक्वल टू R है। चलो आप इसको सेकंड केस ही ले लेते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। इसको सेकंड केस मान लेते हैं। P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस आपका क्या हो गया, दूसरा केस हम क्या ले लेते हैं, P ग्रेटर देन Q इक्वल टू R ले लिया। सिमिलरली P लेस देन Q लेस देन R ले लिया। फिर फोर्थ P लेस देन Q इक्वल टू R ले लिया। ठीक है, ये 4 केस आए, पहले इस 4 केस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे बाकी केसेस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखो एक चीज, अब इसमें हमसे बोला जाए कि P एंड R के बीच में हमें रिलेशन आप बताइए क्या होगा। P और R के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले चीज देखिए कि P जो है वो Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है, यानी ये सीरीज अगर आप देख रहे हो तो ये सेम सिंबल आ रहे हैं, ये सेम सिंबल आ रहे हैं, यहां भी ग्रेटर देन आ रहा है, यहां भी ग्रेटर देन आ रहा है। तो जब कभी भी एक सेम सीरीज के साथ वाला सिंबल चले तो फाइनल रिलेशन भी क्या निकल जाता है, P ग्रेटर देन R। ये चीज क्लियर। अगर आप ग्रेटर देन की बात कर रहे हो तो P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R। तो एक जो आप एक सिंबल देख रहे हो ग्रेटर देन वाला, या इसको हम क्या कह देते हैं, जो सिंबल खुला मुंह रख के चल रहा है, वो सेम चीज यहां भी आ रहा है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, जब लास्ट में आप इससे और इसके बीच में कंक्लूजन निकालोगे तो आपका हमेशा P ग्रेटर देन R आएगा। ये चीज क्लियर। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें, P ग्रेटर देन Q इक्वल टू R। अब ये देखो, जब पहला वाला सिंबल क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू, यहां तो दोनों थे तो फाइनल आंसर यही आने वाला था। लेकिन अब जब कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू का साथ आ जाता है
जब कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू का साथ आ जाएगा तो कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और रिलेशन हमारा क्या आ गया, P ग्रेटर देन R आ गया। ठीक है। सिमिलरली आप जब थर्ड कंडीशन देखोगे तो P लेस देन Q है, फिर Q लेस देन R है। तो ये सीरीज आप सिंबल की देखो तो एक कंटिन्यूअस सीरीज है लेस देन की। तो अगर आप दोनों सिंबल को अगर देखते हो और दोनों सिंबल को अगर देखो तो दोनों लेस देन है, तो आपका जो फाइनल रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, P लेस देन R का आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ केस में क्या है, लेस देन है और फिर इक्वल टू है। अब लेस देन और इक्वल टू की जब बात आ जाती है तो डोमिनेट कौन करेगा, लेस देन वाला करेगा या इक्वल टू वाला करेगा, लेस देन वाला करेगा। तो फिर से हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P लेस देन R आ जाएगा। तो यहां से चार कंडीशन से आप हमेशा ये चीज कंक्लूड कर सकते हो, जब कभी भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आएगा तो भाई डोमिनेंस की बात ही नहीं है, दोनों सिंबल एक बराबर है। लेकिन जब कभी भी ग्रेटर और इक्वल टू आ गया या लेस देन और इक्वल टू आ गया तो दो डिफरेंट सिंबल है। जब भी दो डिफरेंट सिंबल होगा तो ग्रेटर और इक्वल में कौन भारी पड़ेगा, ग्रेटर भारी पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू में कौन भारी पड़ेगा, लेस देन भारी पड़ेगा। तो इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा, दब जाएगा, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो ग्रेटर देन हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास चार कंडीशंस बने थे। चलिए अब आगे के चार कंडीशंस और देखते हैं, आगे के चार कंडीशंस और देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास आ गया, ये चार कंडीशंस होगी। चलिए अब आगे के पांचवा कंडीशन देखते हैं, जिसमें क्या है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू R है। सिक्स्थ कंडीशन आप देखिए तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q और ग्रेटर, सॉरी ये लेस देन का सिंबल है, ये लेस देन, P लेस देन इक्वल टू Q है, Q लेस देन इक्वल टू R है, P लेस देन इक्वल टू Q है और लेस देन R है। फिर सेवेंथ अगर आप देखो तो P लेस देन Q लेस देन इक्वल टू R आ जाएगा। फिर एट्थ कंडीशन अगर आप देखो तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन इक्वल टू R हो गया। नाइन्थ कंडीशन अगर आप देखो तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q और ग्रेटर देन R हो गया। ठीक है। टेंथ कंडीशन अगर देखो तो P ग्रेटर देन Q और ग्रेटर देन इक्वल टू R है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये आपकी अगली 6 कॉम्बिनेशंस हो गए जिसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए इनइक्वालिटी में, जब सेम टाइप ऑफ सिंबल आएंगे तब तो कोई इशू नहीं है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि रिलेशन वही एग्जिस्ट करेगा जो यहां पे सिमिलर टाइप ऑफ सिंबल्स आ रहे हैं। जैसे कि यहां पे हमने देखा था ग्रेटर देन और ग्रेटर देन था तो रिलेशन हमें क्या मिल गया था, ग्रेटर देन का। लेकिन जब ग्रेटर देन इक्वल टू का आया था तो हमें क्या मिल गया था, ग्रेटर का मिल गया था। तो हमें यही कंडीशन यहां देखिए, अगर तो लेस देन इक्वल टू तो बोला हुआ है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बोला हुआ है, तो रिलेशन हमें क्या मिल जाने वाला है, P लेस देन इक्वल टू R। क्यों, क्योंकि दोनों केस में आपके सिंबल जो है वो सेम है। जब कभी भी सेम सिंबल होगा तो फाइनल कंक्लूजन भी सेम ही होने वाला है। ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जब कभी भी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है और लेस देन है, ठीक है ना, जब कभी भी आपका लेस देन इक्वल टू है या लेस देन है, ठीक है ना, ये दोनों सिंबल अगर साथ में है तो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। क्यों लेस देन आ जाएगा, एक बात समझिए, अगर P का वेट Q से कम है या बराबर है तो दो केस हो सकता है, क्या P का वेट Q के बराबर है या P का वेट Q से कम है, दो केस हो गया। और Q का वेट R से कम है, Q का वेट R से कम है। तो आप दोनों केस देखो, अगर सपोज P का वेट 45 है, Q का वेट 46 है और R का वेट 50 है, P का वेट 45 है, Q का वेट 46 है और R का वेट 50 है, तो क्या P का वेट R से कम है, बिल्कुल है भाई, 45 50 से हमेशा कम होगा। चलिए दूसरा केस लेते हैं जिसमें P का वेट 45 है, Q का वेट भी 45 है और R का वेट 50 है। तो इस केस में P और Q तो बराबर हुए, लेकिन R का वेट 50 है और Q का वेट भी 45 था, P का वेट भी 45 है। तो अब जब कंक्लूजन देखोगे P और R के वेट में, तो क्या 45 50 से कम नहीं है,
45 50 से तो कम है ना, तो जब भी कंडीशन ऐसी आई जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू के, सॉरी लेस देन इक्वल टू के साथ लेस देन अगर आता है तो अब कौन डोमिनेट कर जाएगा, वहां पे लेस देन वाला डोमिनेट कर जाता है। सिमिलरली आप इस केस में भी देखो तो यहां लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है, क्या है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू है, तो ये भी जो पार्ट होगा इसमें भी कौन डोमिनेट कर जाएगा, लेस देन वाला डोमिनेट कर जाएगा। तो जब कभी भी लेस देन और लेस देन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन आता है तो हमेशा कौन डोमिनेट करने वाला है, लेस देन वाला करने वाला है। सिमिलरली जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करोगे तो इन सारे कंडीशंस में क्या होने वाला है, यहां पे तो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां पे तो P ग्रेटर देन इक्वल टू R आएगा ही, क्योंकि दोनों सेम है। जब कभी भी दोनों सिंबल सेम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों सिंबल सेम जब हो रहा है तो आपका कंडीशन क्या रहेगी, वही रहेगी जो सिंबल्स यूज हुए। लेकिन अगर आप यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करो, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेट, ठीक है ना। अब यहां पे भी अगर आप देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर के बीच में कंपैरिजन किए तो कौन डोमिनेट कर गया, ग्रेटर। सिमिलरली P Q और इसमें कंडीशन में देखें तो भी P जो है वो R से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक। तो ये जो 10 बेसिक कंडीशंस है ये हमेशा अपने पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास कुछ 4 कंडीशंस और बचती हैं, वो 4 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, चलिए देखते हैं। 11th कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें क्या मान लिए हम, P ग्रेटर देन Q और R ग्रेटर देन Q, एक कंडीशन आपकी ये आ गई। फिर 12th कंडीशन अगर देखें तो P लेस देन Q, Q ग्रेटर देन R। 13th केस देखें, 13th केस में क्या कर देंगे हम, 13th केस में हम क्या कर दिए, P लेस देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, और 14th में हम क्या कर दिए, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन लेस देन R, ठीक है। ये कंडीशंस हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। एक हाँ 11 12 13 14, ठीक। अब अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखिए, इस अगर पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो क्या होने वाला है, बताओ क्या हो सकता है इसमें। जब कभी भी ऐसे केसेस आए तो आप इसमें क्या रिलेशन निकाल सकते हो, P और R के बीच में कोई रिलेशन निकल सकता है, P और R के बीच में कोई रिलेशन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि P Q से बड़ा है ये तो पता है, और Q लेस देन R है ये भी पता है, लेकिन क्या P के बारे में कुछ बताया जा सकता है कि वो P और R के बीच में क्या रिलेशन है, नहीं पता लगाया जा सकता। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज P की वैल्यू 38 है और Q की वैल्यू 36 और R की वैल्यू 40 है। तो अगर यहां पे देखो तो ये कंडीशन 38 इज ग्रेटर देन 36 और सिमिलरली 40 इज ग्रेटर देन 36, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो P क्या हो गया, 38 लेस देन 40, तो यानी यहां से P ग्रेट लेस देन R आ गया, है ना, है ना। लेकिन एक और एग्जांपल ले लो, अगर P की वेट 40, Q का वेट 38 और R का वेट 39, तो यहां से अगर आप देखोगे तो P ग्रेटर देन Q, हां, Q लेस देन R, बिल्कुल। क्या P फिर से ग्रेटर देन R है, नहीं, P यहां पे लास्ट केस में हमने क्या देखा, P लेस देन R था, P लेस देन R था, तो क्या इस केस में P लेस देन R है, क्या इस केस में P लेस देन R है, नहीं, तो ये कंडीशन तो गलत होगी, इसमें तो P ग्रेटर देन R है, और ये जब हम केस लिए थे तो यहां P लेस देन R आ रहा था। तो आप इन दोनों केस में ये बता नहीं सकते हो, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि P और R के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है,
ठीक है ना, पी और आर में क्या रिलेशन होने वाला है ये कभी भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इस केस में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? इस केस में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। ठीक, ये ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपका कंक्लूजन, या ये कह लीजिए ये ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपका आइदर और वाला केस आता है। क्या आता है? आइदर और वाला केस आता है। तो आप यहां पे नो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए, यहां पे आप नो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली आप इस केस में देखो, 12th केस में, तो यहां पे भी आप देखोगे तो P और R के बीच में कोई भी रिलेशन ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा? नो कंक्लूजन। आप सिमिलरली 13 केस में देखो तो इसमें भी आप कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, और सिमिलरली 14 कंडीशन भी देखो तो इसमें भी आप कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाते हो। कभी भी इन केसेस में कभी भी आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। देखो, जब कभी भी अपोजिट साइन हमेशा रहे तो उनके बीच में कभी भी आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, यह चीज हमेशा ध्यान में रखना। और जिस केस में आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना जनरेट होती है कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्या हो सकता है ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन क्या होना हो, क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज को होने की, बस आप ये इन्फर कर सकते हो। इसीलिए इसमें केसेस में आ जाता है आइदर और वाला केस। ठीक है ना, ये चीज क्लियर? अगर ये चीज क्लियर तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक, चलिए अब इसी में हम देखते हैं कि हमारे ऑल केसेस जो बनते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपका आइदर और का केस बनता है। कौन सा बनेगा? ए ग्रेटर देन बी और सी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? चलिए पहले इसको समझते हैं। ए ग्रेटर देन लेस बी एंड बी इज लेस देन सी। इसमें आप कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक, आप इसमें भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसमें क्या होगा, जब भी आप ए और सी की बात करोगे तो इसमें हमेशा आपका क्या आ जाएगा? आइदर और वाला केस आपका आ जाता है। ठीक है ना, इसमें आपका आइदर और वाला केस आ जाएगा। तो आइदर और केस में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा आप याद रखिएगा। क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं? वो पॉइंट्स आपके होते हैं कि जो भी एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक, जैसे सपोज यहां ए कुछ कंक्लूजन अगर हम दें कि ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन सी, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या बनने वाला है? इस केस में क्या बनेगा? इस केस में कंक्लूजन की जो बात है, इस केस में यहां पे मान लीजिए आप, ठीक है, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट के लिए ही होगा। हमेशा कंपैरिजन की जो बात हो रही है वो हमेशा क्या होगा? बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम, बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। मतलब जो आप एक इंडिविजुअल कंक्लूजन निकाले हो, आप उसको एज अ इंडिविजुअली देखो तो वो इंडिविजुअली क्या होना चाहिए? कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा केस क्या हो? जब हम कलेक्टिवली उन दोनों कंक्लूजन को मिलाएं, जब कलेक्टिवली उन दोनों कंक्लूजन को हम मिलाएं तो क्या हो जाना चाहिए? वो दोनों के दोनों कंक्लूजन मिलके क्या हो जाने चाहिए? आपके जो रिलेशन है उसको पूरी तरीके से क्या करे? सेटिस्फाइड कर दे। क्या करे? ठीक है ना। आपका कंडीशन जो है कलेक्टिवली, आप जब बोथ कंक्लूजन को यूज कर रहे हो तो वो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हमेशा आपके कलेक्टिवली उस पूरे कंडीशन को क्या करे? बराबर कर दे। ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई सबको? चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर।
ठीक, आइदर और का केस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी या ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर आप इस केस में देखिए और ए और सी के बारे में पूछा गया तो क्या आप बताओगे? ए इज ग्रेटर देन सी। ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर इसी चीज में क्या कर दे, इस सिंबल को पलट देते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल को हम क्या कर दिए, पलट दिए। तो ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी की बात हो रही है। ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी की बात हो रही है। तो जब ऐसा केस आपका बनता है तो आप क्या करते हो? ऐसा केस अगर आपका बने तो आप क्या करोगे? ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ए और सी के बारे में आपसे रिलेशन दिया हुआ है कंक्लूजन में, क्या कि ए जो है ग्रेटर देन सी है, एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या दी है? ए आपका लेस देन इक्वल टू सी है। क्या है? ए ग्रेटर देन सी है और ए लेस देन इक्वल टू सी है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक चीज हमेशा देखना, जब भी, अब ये तो नो कंक्लूजन वाला सिस्टम आ गया ना अपने पास, ये क्या आ गया? नो कंक्लूजन वाला सिस्टम आ गया। इसमें आप ए और सी के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर। ए और सी के आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो हमने जो आइदर और वाला केस पढ़ा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों एलिमेंट सेम है, बिल्कुल। फिर अगर देखें तो यहां बोल रहा है ए ग्रेटर देन सी। क्या हम बता सकते हैं क्या ए ग्रेटर देन सी है? सही है क्या? ये नहीं है, तो इसको भी ये इंडिविजुअली गलत हो गया। फिर ए लेस देन इक्वल टू सी है, क्या है? ऐसा नहीं, ये भी गलत है। लेकिन आप अगर इनको कलेक्टिव ले लो, इनको दोनों को ले लो साथ में, तो भाई ए और सी में तीन ही रिलेशन तो एग्जिस्ट कर सकता है। ए और सी में आपका तीन ही तो रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है ना। क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है? ए लेस देन, ए ग्रेटर देन और ए इक्वल टू सी। तो ये जब दोनों कलेक्टिवली आप साथ में ले लोगे तो आपको ये तीनों कंडीशन में से कुछ ना कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तभी आप यहां पे कह सकते हो कि ये तो आइदर 1 और 2, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट तो सही होने वाला है। अरे भाई, कोई आदमी या दो क्वांटिटी या दो एलिमेंट्स का आप कंपैरिजन करोगे, या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा या तो वो दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। उस केस में ही आप क्या कर देते हो? आइदर 1 और 2 की बातें करते हो, ठीक है। चलिए, एक केस और होता है आपका, जो आइदर वन और 2 वाला या आइदर और वाला केस होता है। आइए वो देखते हैं एक बार। मान लीजिए आपके पास ए है, चलिए ए बहुत ले लिया गया, आपकी पी ले लेते हैं। क्या हो गया? P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R। ये किस केस बन गया आपका? ये कुछ केस बन गया। और आपको कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन में ये दिया हुआ है कि P लेस देन R है। सेकेंड, ये इक्वल टू हटा दीजिए यहां पे, इसको आप V इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R दिया हुआ है। तो इसमें कंडीशन आपको दिया हुआ है, एक कंक्लूजन P लेस देन R और एक दिया हुआ है P ग्रेटर देन R। अब इसमें आपको पूछा जाए कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए, तो देखो P तो Q के बराबर है और Q R के बराबर नहीं है, तो यानी P भी नॉट इक्वल टू R आ गया। अब P जब R के बराबर नहीं है, P आपके R के बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है? P या तो R से बड़ा हो सकता है
या P लेस देन R हो सकता है। होने को तो यही दो केस हो सकता है ना, क्या और कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? नहीं। देखो यहां बोल दिया कि P और R बराबर है ही नहीं, P और R जो है वो बराबर है ही नहीं, तो दो केस बन सकते हैं, या तो P R से बड़ा है या तो P R से छोटा है, तो यही दो केस एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर आप ये देखो P लेस देन R, P लेस देन R, हम इसको छुपा दे, P लेस देन R, ठीक है ना, इसको हटा दे, तो P लेस देन R क्या सही है? नहीं, P लेस देन R नहीं सही है। क्यों? क्योंकि कोई आके बोला नहीं मैं P ग्रेटर देन R है, P ग्रेटर देन R है। अच्छा चलिए इसको हटा दिया, अब इसको ले ले, आप बोल रहे हो P ग्रेटर देन R, मैं बोलता नहीं P लेस देन R, तो फिर से आप गलत हो गए। तो फिर से इसमें देखिए दोनों एलिमेंट सेम, दोनों एलिमेंट सेम, इंडिविजुअली हर एक स्टेटमेंट गलत, इंडिविजुअली हर एक स्टेटमेंट गलत, और आप कलेक्टिवली ले लो तो क्या कह सकते हो? हाँ P इक्वल टू R तो नहीं है, P इक्वल टू R तो नहीं है, और दोनों कंडीशन अगर मिला लो तो P के अलावा P और R के बीच में दो ही रिलेशन बचते हैं, क्या? P ग्रेटर देन R या P लेस देन R, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस थी हमारे पास, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके जनरली आपके सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हैं आइदर और आप इस में जो भी चीजें हैं आप देखिएगा, समझ में आएगा। कोई डाउट होगा किसी को तो जरूर कमेंट में अपना डाउट शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ केसेस होते हैं। हाँ एक चीज और आती है आपकी कोडेड इनइक्वालिटी। क्या आती है? कोडेड इनइक्वालिटी। देखिए कोडेड इनइक्वालिटी क्या होती है? कोडेड इनइक्वालिटी में सारी चीजें वही होंगी, बस मान लो एट द रेट को वो लेस देन ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉलर को मान लीजिए वो इक्वल टू से रिप्रेजेंट कर दिए, परसेंटेज को वो चाहेंगे तो आपका लेस देन से रिप्रेजेंट कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से वो डिफरेंट आपकी जो कंपैरेटिव यूनिट होती है, कंपैरेटिव सिंबल होता है, उसको इस तरीके के सिंबल से क्या कर देते हैं? हमेशा वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस चीज को डिकोड करके बाकी सारे स्टेटमेंट इस तरीके से ही देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपको इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इन योर बैंक एंड इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम, ठीक है ना। और कोडिंग आ गई तो कोडिंग में बस हमें उनके डिकोड करके कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आज के बेसिक कंसेप्ट वाली क्लास में इनइक्वालिटी में हम इतना चीजें देख लिए, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप अच्छे से देखना और समझना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपको हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी आएगा आपको उसका पॉइंट जो है आपको अपकमिंग सेशन उसका दिख जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियोस आने वाली हैं या ये वीडियोस आ गई हैं, टॉपिक का नाम उस पर लिखा रहेगा, तो आप उस पर देख लीजिएगा। इस बार हम इनइक्वालिटी लेके आए हैं, अब इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेशन लाए जिसमें हम बैठ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लाइव सेशन में, जहां आपके क्या होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो। और आने वाले जो अभी आपके रीसेंट एग्जाम है, चाहे वो GIC का हो, चाहे UIEC का हो, चाहे NISCL का हो, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ वेटेज अराउंड 3 to 5 numbers, so it matters a lot। जहां पे कंपटीशन इतना हाई हो वहां एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 5 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझिए, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, एंड विल ट्राई टू हैंडल दोस डाउट, विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोस डाउट, अगर कोई इस तरीके के डाउट आपके पास आते हैं, ठीक है। फिर तब तक के लिए आप बाय बाय, और अपनी मेहनत को जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए, ओके। फिर टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक आपके सारे हर दिन के लिए, जिस दिन भी आप अपनी पूरा 100% एफर्ट करते हैं, ठीक है भाई, ओके।